नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अनुमान से बेहतर घरों की बिक्री के आंकड़ों से खुश अमेरिकी बाजार। नैस्डैक पहुंचा साल के उच्च स्तर पर। यूरोपीय बाजार भी करीब 1% तक चढ़े। एशियाई बाजारों भी बढ़त के साथ खुले। ऑरबिंदो फार्मा के मिले जुले नतीजे। मुनाफा करीब 24% बढ़ा। मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर, लेकिन बिक्री अनुमान से कम। सुपरहिट रहा आरबीएल बैंक का आईपीओ। करीब 70 गुना भरा इशू। रिटेल हिस्सा करीब 5 गुना तो क्यूआईपी हिस्सा 85 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब। गुजरात में भी पास हुआ जीएसटी संशोधन बिल। दिल्ली और महाराष्ट्र भी जल्द दिखा सकते हैं जीएसटी बिल को हरी झंडी। और दुनिया में भारत की अमीरी का डंका। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी निकला आगे। $5,600 अरब की वेल्थ के साथ दुनिया में 7वें नंबर पर। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए बुधवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारे जो सिंगापुर में निफ्टी लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, जो हमें हर रोज सबसे पहले इंडिकेशंस देता है, वो दिखा रहा है कि हल्की नरमी या कल के लेवल्स के आसपास ही आज शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दरअसल एशिया में मिला जुला कामकाज है। जापान के मार्केट्स को छोड़ दें, वहां पे तो आधे % उससे ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। अदरवाइज एशिया में बहुत सीमित दायरे में इनडिसाइसिव जो होता है, अनिश्चितता के साथ ट्रेड है। क्लियर व्यू नजर नहीं आ रहा है, क्लियर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। दरअसल यूएस में कल हमने देखा ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा प्रेशर बना। फाइनली वो मार्केट्स हरे निशान में जरूर बंद हुए, लेकिन ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ गए थे। यूरोप में अच्छी मजबूती थी। यूरोप के मार्केट्स में आधे से 3/4% 1% तक का उछाल देखने को मिला। तो ऐसे में सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या का मानना है कि भारतीय बाजारों में कल की तेजी के बाद आज शायद मार्केट्स अटकते हुए नजर आए। तो ऐसे में रणनीति क्या हो? अटकने का मतलब क्या बिकवाली करने के मौके होंगे या फिर एक छोटे बैंड में कंसोलिडेशन होगा? निफ्टी में ट्रेड के ना मौके हों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस किया जाए। मैं प्रदीप से आगे बातचीत करूंगा डिटेल में। इनफैक्ट मनोज सचदेवा भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मार्केट्स पे कॉल, उनसे भी मार्केट की स्ट्रैटेजी लेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों से तो स्क्रीन एटलीस्ट बेहतर नजर आ रही है, कोई खास वजह? देखिए, कई दिनों से जो एक ठंडापन था वो कल एक तेजी में बदलता हुआ दिखा अमेरिकी बाजारों में। उसकी वजह ये थी कि एक तो कच्चे तेल में फिर से उबाल आया, और वो उबाल इसलिए आया क्योंकि ईरान के अलावा तमाम जो सारे देश जो मिलने वाले हैं उसमें ईरान का जो रोल ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो कल सिग्नल्स आए, तमाम रिपोर्ट्स दी गई कि ईरान इस बात पर सहमत हो सकता है कि जो क्रूड के जो आउटपुट को फ्रीज करने की बात करी जाती है उसको सपोर्ट करेगा। तो इसके बाद अचानक से तेल में 2% तक की तेजी देखने को मिली। दूसरा बड़ी वजह थी कि जो न्यू होम सेल्स के डेटा है अमेरिका में, नए घरों की बिक्री का आंकड़ा जुलाई में 9 साल की ऊंचाई पर जाके देखा गया। तो ये दो कारण थे कि बाजार में एक उछाल आया, तेजी दिखी। लेकिन एक समय डाउ जोन्स 100 पॉइंट की तेजी में था, जो धीरे धीरे कम होता गया। वजह ये साफ है, जो लगातार जो फेड रेट वाली बात चल रही कि वो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे, सितंबर में बढ़ाएंगे कि दिसंबर में बढ़ाएंगे, इन सब का जो कल्मिनेशन है वो शुक्रवार को होगा, जब जैक्सन होल की मीटिंग में जेनेट येलेन अपनी बात रखेंगी। तो उससे लोग उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रही हैं, सितंबर या दिसंबर। हालांकि इस बात पे अब सब लोग एक मत है कि दिसंबर तक तो रेट हाइक होना ही होना है। तो वो जो हैंगओवर है बाजार के ऊपर, वो एक जो दिक्कत है, उसकी वजह से हर अच्छी खबर को डिस्काउंट कर रहा है और तेजी ठहर नहीं पा रही है। इसीलिए कल दो बड़े ट्रिगर के बावजूद डाउ जोन्स सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा नीचे आ गया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट इसलिए आपको ज्यादा तेज दिख रहे होंगे क्योंकि ये सारी खबरें उनके बाद आई थी, उस बाजार जब बंद हो चुके थे। लेकिन ये दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट खबरें हैं, इस वजह से नजर रखना चाहिए। तो जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि शुक्रवार तक आपको दुनिया के बाजारों में एक कंसोलिडेशन, दिशाहीनता, ठंडापन, ये लगातार देखने को मिलेगा। ओके, तो शुक्रवार की वो जैक्सन होल में जेनेट येलेन की स्पीच या कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ग्लोबल मार्केट उस पर नजरें बना के रखे हुए हैं, तो वहां से अगर कोई क्लियर इंडिकेशंस आते हैं फेड चेयरपर्सन की तरफ से, तो शायद बाजार फिर वहां से दिशा लेता हुआ नजर आए, डायरेक्शनल कॉल फिर शायद ले। तब तक जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, छोटे बैंड में कंसोलिडेशन, सीमित दायरे में कामकाज ग्लोबली शायद एक्सपेक्टेड है। लेकिन जहां तक कच्चे तेल की बात है, हाँ, वो ईरान का सपोर्ट अगले महीने की बैठक के लिए वो बातचीत, ये अभी क्लियर नहीं है कि ईरान वाकई वो प्रोडक्शन फ्रीज में सहमति बनाएगा, लेकिन हाँ, इंडिकेशंस ईरान ने दिए हैं कि वो शायद सहमति दे सकता है या एटलीस्ट इंटरेस्टेड है।
पर उसके बाद आपने देखा होगा एपीआई का डेटा आया, जिसके बाद आज सुबह कच्चा तेल दबाव के साथ कामकाज करा, ये ध्यान रखें। वहां पे बड़ा सरप्राइज बिल्डअप, यानी कि इन्वेंट्री सरप्राइजिंगली बढ़ती हुई नजर आई है, इसलिए कच्चा तेल आज वापस 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन कल भारतीय बाजार भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। आपको याद होगा पहले शुरुआत सुस्त हुई, एकदम ठंडा कामकाज होता हुआ नजर आया। वो दोपहर 12:30 बजे के आसपास अचानक मुनाफा वसूली का दबाव आया, फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास इक्वली स्ट्रांग रिबाउंड हमने दिखाया और ऑलमोस्ट फ्लैट जाके सेंसेक्स निफ्टी कल क्लोज हुए। इनफैक्ट कल दिन के दौरान तो हम 8600 के नीचे 85-80 तक के लेवल्स को छुए थे, उन लेवल से लेकिन अच्छी रिकवरी, ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली और दिन के हाईस के आसपास जाके इंडियन मार्केट्स कल क्लोज हुए। पर अक्रॉस पॉकेट्स कल प्रेशर था। मेरे ख्याल से इकलौती एक आईटी ऐसी पॉकेट थी जिसमें खरीदारी थी, वो सेक्टर था जिसमें खरीदारी थी, अदरवाइज ज्यादातर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कल दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। और एक दिक्कत की बात जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, कल सुबह मैंने कहा था कि परसों एफआईआई ने 300 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है और कल भी एफआईआई की तरफ से बाइंग तो नदारत थी। कल एकदम फ्लैट 19 लाख रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा। तो एफआईआई जो कैश मार्केट में लगातार पैसा डाल रहे थे, वो एक दिक्कत की बात की, वो ठंडा पड़ता हुआ। चलिए, लेकिन अब हमारे सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। कल एक लैटर हाफ में बड़ी स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स में आई थी, क्या वो रिकवरी सस्टेनेबल है? आज भी उछाल देखने को मिलेगा या फिर आज का ट्रेड आप कैसे देख रहे हैं? आज मेरे लिए रणनीति क्या होगी? देखिए, कल का मूवमेंट कहीं से भी सरप्राइजिंग नहीं था। कल जैसे हमने कहा था कि खुलते ही बेचिए और नीचे के टारगेट हमारे 20 पॉइंट से मिस जरूर हुए हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि आप देखिए वो थोड़ी ड्रामेटिक मूव था जो आखिर में आया इन खबरों पे कि फ्रेट रेट बढ़ गए हैं रेलवे के, और उस वजह से जो मार्केट जोर से गिरा और फिर जब क्लैरिफिकेशन आया तो स्टील और सीमेंट स्टॉक्स जो गिरे थे वो रिकवर हुए, तो वहीं पे बॉटम बन गया। तो चूंकि खबरों की वजह से बॉटम बना, इसलिए हमारे एग्जैक्ट टारगेट आपको नहीं मिले, लेकिन जाहिर है कि जैसे हम कह रहे हैं कि गिरावट पे खरीदिए और तेजी में बेचिए, तो अब कल गिरावट आ गई और तेजी भी आ गई। तो अब आपके लिए मुझे लगता है ऊपर के लेवल पर मार्केट अटकता हुआ नजर आएगा, जैसे नीरज बता रहे थे और आप भी बता रहे हैं कि जैक्सन होल के पहले न तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का डायरेक्शन है, न एफआईआई का डायरेक्शन है, तो जो कॉल राइटर्स ऊपर खड़े हैं 8700 पे, वो तो सेफ है। इवन 8650 पे भी जो राइटर्स हैं वो भी मुझे लगता नहीं कि उनकी पोजीशनें भी कटेंगी 2 दिनों में। तो ऐसी स्थिति में मार्केट 8650, 8660 बल्कि सिग्निफिकेंट लेवल है, वहां पर अटकता हुआ नजर आएगा और एक रेंज में दिखाई देगा 8600 के आसपास तक का आपको निचले स्तर पे फिर से सपोर्ट मिलने की उम्मीद बनती है। तो मुझे लगता नहीं कि इस रेंज से बाहर निकलने के लिए बाजार के पास कोई खास स्पष्ट ट्रिगर है। तो आज भी आपको इसी रेंज को प्ले करना पड़ेगा और वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे क्योंकि उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स जो रेंज में चल रहा है उसमें आप देखिए तो बारी बारी से एक के बाद एक सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई गिराता है तो कोई सहारा देता है। तो आज फिर ऐसे ही कुछ नए सेक्टर्स की मदद से आप मार्केट को रेंज में ही देखेंगे। तो स्किल आपकी वो होगी वो नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना और स्मार्टली सबसे पहले ट्रेड करना। लेकिन प्रदीप कह रहे हैं वो एक रेंज जो लगातार प्रदीप मेंटेन कर रहे थे, उसी रेंज के आसपास कामकाज होगा। आज भी 8660 के लेवल्स पर प्रदीप कह रहे हैं रुकावट देखने को मिलेगी। 8600 के आसपास बाजार के लिए एक सपोर्ट है, तो इस रेंज के नीचे आए तो खरीदारी करें, ऊपर जाए तो बिकवाली करने के आपके पास मौके होंगे। तो इस समय तो इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। कोई डायरेक्शनल कॉल चाहे ग्लोबल मार्केट, तो जैक्सन होल वो यूएस में एक सालाना तमाम सेंट्रल बैंकर्स की बैठक होती है, उसमें आमतौर पे फेड के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडिकेशंस देते हैं आगे, और क्लियर इंडिकेशंस देते हैं आगे की पॉलिसी कैसी होने वाली है। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं ग्लोबली कि जैक्सन होल में जब जैनेट येलेन अपनी स्पीच देंगी, कमेंट्री देंगी, तो शायद क्लियर कट इंडिकेशंस आएंगे आगे का पॉलिसी स्टैंड यूएस फेड का क्या होगा। इसीलिए वो नर्वसनेस है उस बेहद इंपॉर्टेंट कमेंट्री या फिर स्पीच से पहले। लेकिन चलिए, बाजार पे एक और एक्सपर्ट हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव को जोड़ेंगे। मनोज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपने कैसे रीड करा है? कल तो वॉलेटाइल सेशन था, गिरावट, उसके बाद इक्वली स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली। आज के लिए डायरेक्शनल कॉल क्या होगा सर? मॉर्निंग आशीष जी, अगर निफ्टी को डेली चार्ट पे देखें तो नीचे में 8560 और ऊपर में 8700 का एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि ये रेंज अभी भी कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। तो 8580 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं निफ्टी को 8700 के टारगेट के लिए। बट अगर 8700 का टारगेट अगर बीच होता है तो 8750 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओह, तो मनोज जी की कॉल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, खरीदारी करने के मौके 8580 के स्टॉप के साथ 8700, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो शायद इवेंचुअली 8750 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मनोज जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो आज के लिए तो वो भी शेयर करें।
जी हाँ, अशोका लेलैंड को बाय करके चला जा सकता है। इसमें 88-75 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो 85 रुपए के स्टॉप लॉस से 97 के टारगेट के लिए 2-3 दिनों के लिए बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा SBI का। इसमें कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो 250 रुपए के स्टॉप लॉस से 270 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 8700, 8750 के टारगेट्स, और दोनों स्टॉक जो मनोज जी ने चुने दोनों बाय साइड के रिकमेंडेशन। अशोक लेलैंड, इस काउंटर में हमने देखा था अच्छा खासा प्रेशर आता हो, लेकिन मनोज जी मानते हैं अगले कुछ दिनों में 97 तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें, और साथ साथ दिग्गज SBI 270 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। मनोज जी आपका धन्यवाद, और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने आज सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी है। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग। आज सभी में खरीदारी की राय है। प्रकाश गावा ने देवान हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है, और इनका मानना है कि 285 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तो कुछ दिनों में 5% का रिटर्न स्टॉक आपको दे सकता है। आशुतोष साधना ने LNT में खरीदारी की राय दी है 1490 के टारगेट के लिए, और 1465 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिर में JK दोषी ने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है। कल हमने देखा था कि आखिरी कुछ घंटों में अच्छी तेजी थी स्टॉक में, और इनका मानना है कि 2 दिनों में 890 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो तमाम जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं वो भी खरीदारी करने के मौके। अशोक लेलैंड, SBI तो मनोज जी ने हाईलाइट करा। पूजा जो कॉल्स दिखाई हैं उसमें DHFL, लार्सन एंड टूब्रो, LIC हाउसिंग, सब में खरीदारी करने के मौके। लेकिन ऑरबिंदो फार्मा के नतीजे मिले जुले रहे। ध्यान रखें, नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, तो आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। कल ये स्टॉक 2% की कमजोरी के साथ कामकाज करता था रिजल्ट से पहले। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 24% बढ़ा है, जो अनुमान से बेहतर है। हालांकि आय में 12% का उछाल देखने को मिला है, जो कि जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी उससे कमजोर है। EBITDA में 22% का उछाल आया, और मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर थे। मार्जिन्स 22% से बढ़कर इस कंपनी के 24% पे पहुंच गए। तो आज ये स्टॉक ट्रेड में फोकस में रहेगा। दूसरा, RBL बैंक, कल आपको याद होगा ये IPO बंद हुआ, और शानदार रिस्पांस मिला है इस इश्यू को। ये इश्यू कुल मिलाकर 70 गुना सब्सक्राइब हुआ है। IPO का QIP हिस्सा जो था उसको 85 गुना सब्सक्रिप्शंस मिले ज्यादा, और जबकि रिटेल हिस्सा भी 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। HNIs में तो जबरदस्त रिस्पांस आया है। 200 टाइम्स तक ओवर सब्सक्रिप्शन इस IPO के लिए वहां पर आया है। IPO के जरिए RBL बैंक की कुल मिलाकर 1212 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी, और जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं उसको देखते हुए 85,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिड्स आई हैं। इश्यू का प्राइस एक बार फिर याद दिला दूं, 224 से 225 रुपए के बीच का था। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो शेयर जहां आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। हेमंत जुड़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक चढ़ा पर रहने वाले हैं आज? कैस्ट्रॉल पर रखिए नजर, और देखना होगा कैस्ट्रॉल में आज ब्लॉक होता है तो कितना बड़ा ब्लॉक होता है। खबरें चल रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि करीब 8.5% हिस्सेदारी BP जो इसकी कंपनी है जो इसमें बड़ी हिस्सेदारी ओन करती है वो बेच सकती है। मई में भी उन्होंने हिस्सेदारी बेची थी, करीब 60% हिस्सेदारी वो इस कंपनी में ओन करते हैं, और चर्चा ये चल रही है कि आज 385 से 415 रुपए के बीच में हिस्सेदारी बिक सकती है। तो इंपॉर्टेंट होगा हिस्सेदारी खरीद कौन रहा है। अगर गिरावट में खुलता है हिस्सेदारी बिकने के चलते, तो फिर क्या किस तरह की रिकवरी यहां पर देखने को मिलती है, इस सब पर नजर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि ब्लॉक होता है नहीं होता है, क्योंकि आशीष पहले भी इस तरह की एक बार खबरें आ चुकी हैं कि ब्लॉक हो रहा है, लेकिन ब्लॉक हुआ नहीं था। तो देखना होगा ये ब्लॉक दरअसल होता है या नहीं। इसके अलावा ONGC, ऑयल इंडिया, ये 2 कुछ कंपनियां हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। कच्चे तेल में जिस तरह से कल स्मार्ट रिकवरी ओवरनाइट देखने को मिली 1.5 से 2% की, क्योंकि ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो हिंट्स मिल रहे हैं कि वो शायद सहमत हो जाएं क्रूड के प्रोडक्शन को कैप करने के लिए या फिर घटाने के लिए। और आप देखिए वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसी अगर एक कमोडिटी में देखने को मिल रही है तो वो कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। कल 2.5% तक 2% तक ऊपर था, और API का डेटा आने के बाद ये फिर नीचे भी फिसला। इस समय आपको जरूर कच्चा तेल नीचे दिख रहा हो, लेकिन बहरहाल ONGC ऑयल इंडिया के ऊपर नजर रखिएगा। एक और सरकारी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड,
बेहतरीन नतीजे इसने पेश किए हैं और आज ये शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। 50% तो देखिए इसका मुनाफा बढ़ गया और एबिटा मार्जिन्स भी 8.8% से बढ़कर 21.5% के आसपास पहुंच गए हैं। बेहतरीन तेजी के साथ आज ये शेयर कारोबार करेगा। मेजेस्को जो इंश्योरेंस के कारोबार में है कंपनी, इसके लिए एक अच्छी खबर आई है। यूएस में एक इनकी सब्सिडरी है, उसने करार किया है एलेफ्रिस नाम की एक विदेशी कंपनी के साथ, और ये जो कंपनी है जो विदेश में काम करती है वो दरअसल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। तो इंश्योरेंस जो लेते हैं लोग, एजेंट्स और कस्टमर्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन का काम कोई कंपनी करती है तो ये करती है, और इसने मेजिस्को के साथ करार किया है। रिलायंस पावर के लिए एक अच्छी खबर आती हुई, रिलायंस पावर अब अपने मध्य प्रदेश में जो शासन प्रोजेक्ट्स है उसके साथ जो कोल ब्लॉक्स अटैच्ड है उसको गिरवी रख सकता है विदेशी कंपनियों को। और कौन सी देश की विदेशी कंपनियां, ये इंपॉर्टेंट है, यूएस, चाइना और सिंगापुर। तो इन 3 देशों की जो विदेशी कंपनियां हैं वहां पर ये अपने ब्लॉक्स को गिरवी रख सकता है। ध्यान रखिए पहले भी इन्होंने अर्जी दी थी, सरकार से कहा था कि इस तरह का काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इनकी अर्जी को ठुकरा दिया था और अब देखिए वहीं से मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। तो राहत की बात रिलायंस पावर के लिए, तो आज एडीएजी पैक पर रखिएगा नजर। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे। कैस्ट्रॉल फोकस में रहेगा, वो डील होगी क्या नहीं होगी वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो स्टॉक अगर हुई डील तो प्रेशर में होगा क्योंकि डिस्काउंट पे शायद बीपी अपना स्टेक बेचे। ओएनजीसी, ओआईएल क्रूड मूवमेंट के चलते इंजीनियर्स इंडिया बेहतरीन नंबर्स, बजट को जो करार कराए, और रिलायंस पावर जो शासन का कोल ब्लॉक गिरवी रख सकता है। तमाम स्टॉक्स जो हेमंत हाईलाइट करें आज शायद पॉजिटिव मूवमेंट हो, खबरें पॉजिटिव स्टॉक्स के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। यूएस क्रूड स्टॉक में तेजी की वजह से कच्चे तेल में हल्की गिरावट देखने को मिली है। नामिक्स प्रभाव 48 और $50 के नीचे ब्रेंट पर पहुंच गया है। वहीं ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बैठक से पहले सोने में फ्लैट कारोबार हो रहा है। कॉमेक्स पर भाव $1341 पर ट्रेड कर रहा है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 67.06 के लेवल्स पर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी हो, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ कार्वी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी अब जुड़ रही हैं। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल में बहुत वोलेटिलिटी है, कल अच्छी मजबूती, ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हुए कि अगले महीने की बैठक में शायद वो सहमति बना सकते हैं ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स के साथ, और उसके बाद वो डेटा आया एपीआई का जिसमें इन्वेंट्री बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो कल की तेजी के बाद मैं डायरेक्शनल कॉल आज के लिए क्या लूं मैम, खरीदारी करने के मौके होंगे या फिर आज जैसा एशियन ट्रेड दिखा रहा है बिकवाली करके ही चलना बेहतर होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। अगर क्रूड की बात करें तो जैसा आपने कहा कि काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जो इन्वेंट्री एक्सपेक्टेशन है कि उसमें है कि यूएस क्रूड स्टॉक बढ़ता दिखेगा। वहीं चाइना में क्रूड की डिमांड में गिरावट के चांसेस है, क्योंकि वहां की सरकार ने जो कंपनी जो कि तेल टैक्स छुपाने की कोशिश कर रही थी उन पर उन्होंने एक्शन लिया है, जिसकी वजह से ओवरऑल देखें तो अभी फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं आया। मार्केट में सप्लाई गिलट बना हुआ, तो मुझे लगता है कि आज क्रूड पे प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए 3250 का लेवल मिले तो वहां से सेल कर 3210 के टारगेट के लिए। अच्छा, बुलियन मार्केट्स में क्या कॉल होगा मैम? वो जैक्सन होल की, जेनेट येलन की स्पीच से पहले अच्छा खासा सोने में नर्वसनेस देखने को मिल रही है, क्या बिकवाली करने के मौके होंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज सोने में बिकवाली का मौका रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 डेज से अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट बंद हो रहा है। इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही मार्केट फ्लैट बंद हो रहा है। अभी फ्राइडे को जैसा फेड चेयरपर्सन की तरफ से कमेंट आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरह से वेट एंड वॉच मोड में मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से आज सेल की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए छोटे टारगेट के लिए। अगर 31,400 का लेवल मिले तो वहां से सेल करें और स्टॉप लॉस 31,460 का मेंटेन करें, टारगेट 31,250 के लिए। अच्छा, तो इनफैक्ट चांदी में भी कार्वी कॉमट्रेड की बिकवाली करने की सलाह है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 44,300 तक के टारगेट्स के अप्रोच करने की सलाह, और रुपए में आज शायद कमजोरी एक्सपेक्टेड है, तो खरीदारी करके चलें 6712 के लेवल्स के लिए। प्रिया जी आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आगे बाजार की चाल पर नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और जाते एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। बुधवार की सुबह इंडिकेशंस हैं और थोड़ी कमजोरी इनफैक्ट बढ़ती हुई। हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी 10 पॉइंट का दबाव था, अब 17-18 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। ग्लोबली इक्विटी में जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे थे, जैसे प्रदीप हाईलाइट कर रहे थे, डायरेक्शनल कॉल इस समय नहीं लिया जा रहा है। जैक्सन होल की, जेनेट येलन की स्पीच तक शायद
नर्वसनेस के साथ कामकाज देखने को मिले। प्रदीप का कहना है रेंज बाउंड ट्रेड है, उस रेंज के नीचे आए तो खरीदारी करें। 8600 से 8660 तक की एक रेंज है, तो उस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। मनोज कॉन्फिडेंट है खरीदारी करने के लिए 8580 के स्टॉप के साथ 8700 और फिर 8750 तक के लेवल्स के लिए आप निफ्टी में चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। जहां तक कमोडिटीज की बात है, सोने में, चांदी में, कच्चे तेल में कार्बी कॉम्ट्रेड की बिकवाली करने की सलाह है और रुपया शायद आज ट्रेड में कमजोर हो तो खरीदारी करने के वहां पे मौके ढूंढे। चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हेमंत और नीरज लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।